तो राधे राधे साथियों। तो ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन है और इसमें सितंबर मंथ का दूसरा वीकली करंट हम कवर कर रहे हैं, यानी कि 8 से लेके 14 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम कवर करेंगे। पहला वाला वीकली आ चुका है, वो आप देख भी चुके हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये पहला प्रश्न ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका अल्जीरिया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स संगठन का बैंक है, इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें 2014 में ब्राजील के फोर्टलेजा में जो छठवां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपको शंघाई चाइना में मिलेगा। वर्तमान में इसके हेड है दिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील से हैं। इसके जो पहले हेड बने थे वो भारतीय थे, उनका नाम केवी कामत है। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमने पढ़ा। अल्जीरिया इसका नया सदस्य बन गया, ये हमने पढ़ लिया। अब अल्जीरिया स्टेट टिक के देख लेते हैं, इसके कंट्री न्यूज है। तो अल्जीरिया ये अफ्रीकी देश है, ये रहा अल्जीरिया। एरिया वाइज आप देखोगे पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि जो नाइजीरिया है वो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। कैपिटल इसकी अल्जायर्स होती है, करेंसी अल्जीरियन दिनार। और आपने पढ़ा होगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद का उद्घाटन यहीं पे हुआ था, जामा अल जाजेर इसको कहते हैं। दुनिया का तो तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद है और पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा मस्जिद है ये। तो इस प्रश्न में हमें क्या याद रखना है, एक लाइन में अगर बात करेंगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य बन गया है कौन सा? अल्जीरिया बन गया है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न फेस्टिवल से है कि ओणम फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया जाता है केरल में। केरल का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये। कितने दिनों तक चलता है ये अगर आपसे पूछ लेंगे तो याद रखना ये 10 दिनों तक चलता है। ये त्योहार खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ओणम का अर्थ होता है अभिवादन या स्वागत कर रहा। ऐसा भी कहा जाता है इसे महान राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। सिंपल सा याद रखेंगे, ओणम फेस्टिवल का संबंध केरल से है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न निधन से है कि अरुणा वासुदेव का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? वो क्या थी? उनका संबंध फिल्मों से था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म समीक्षक थी अरुणा वासुदेव, जिनका निधन हो गया। और ये याद रखना एशियाई सिनेमा की मां भी उन्हें कहा जाता था। पहला सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड उनको मिला था। फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान उनको मिल चुका था। सिनेमाया की ये संस्थापक थी, नाम था अरुणा वासुदेव, जिनका भी निधन हो गया। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ये कैसी मिसाइल है? तो अग्नि कैसी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं शॉर्ट में। तो डीआरडीओ अभी इन्होंने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहां से किया? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज से किया। अग्नि 4 याद रखना ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि हमने कहा सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये अपने साथ न्यूक्लियर वेपन भी ले जाने में सक्षम है। रेंज की बात करेंगे 4000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। हम इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये एक बार में 1000 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकती है। इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स ने मिलकर के तैयार किया है। इसके वजन की बात करेंगे तो 17,000 किलोग्राम इसका वजन है, वेट है। तो सारे पॉइंट्स इससे संबंधित मैंने पॉइंट्स वही यहाँ पे लिख दिए और आपको बता भी दिए हैं। अभी आपको याद होगा इसी साल की बात है, डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल की भी टेस्टिंग किया था। ये MIRV टेक्नोलॉजी के साथ इसकी टेस्टिंग की गई थी। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब एक बार आप इसे लॉन्च करोगे तो ये कई जगह पे एक साथ टारगेट को हिट कर सकती है। देखो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, और मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसको लॉन्च किया गया था, या मिशन दिव्यास्त्र इसको कोड नेम दिया गया, ऐसे भी आप ध्यान रखें। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन में किस मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखो यहाँ से दो प्रश्न आपका कवर होता है। एक तो ये भी 27वें नंबर का ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे हुआ? हमने पढ़ा था ये मुंबई में हुआ था, और यहीं पे ई गवर्नेंस अवार्ड दिए गए। तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसे उसके न्यूट्रिशन ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो उसे यहाँ पे ये न्यूट्रिशन ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, इसकी मंत्री कौन है ये जरूर ध्यान रखना, भी नहीं है इसकी मंत्री, अन्नपूर्णा देवी उनका नाम है। अभी इसी मंत्रालय ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, कौन सा? शी बॉक्स नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था, वो भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना अभी किसने शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखो वृंदावन ग्राम योजना में क्या है, इसमें एक ग्राम पंचायत को सेलेक्ट किया जाएगा, चयन किया जाएगा, फिर उसके आदर्श फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है अभी किसने, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। देखो वृंदावन ग्राम योजना में क्या होगा, इसमें जो चयनित ग्राम पंचायत होगी उनके आदर्श गांव, उसको आदर्श गांव में बदला जाएगा। उसमें एक गौशाला खोली जाएगी, गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पे ध्यान दिया जाएगा, किसानों के दुग्ध उत्पादन के बढ़ावे पर जोर दिया जाएगा ताकि उनकी इनकम बढ़ सके, ये सब चीजें इसमें होगी। गीता भवन परियोजना में क्या होगा, तो इसमें प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन स्थापित किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में केवल एक ही गीता भवन है जो आपको कहाँ पे मिलेगा, इंदौर में मिलेगा। तो इन दोनों का संबंध किससे है, मध्य प्रदेश से है, ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं भी पहली बार किसने शून्य काल की परंपरा शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सिंपल से याद रखेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पहली बार शून्य काल यानी कि 0 आवर की शुरुआत की है, और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, कुलदीप सिंह पठानिया है। और अगर ये आपसे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शून्य काल की अवधि, इसका समय कितना रहेगा, तो वो आधा घंटा निर्धारित किया गया है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि विश्व में किस देश की संसद अपनी विधायी कार्यवाही, आपको ये भी याद होना चाहिए कि विश्व में किस देश की संसद अपनी विधायी कार्यवाही में शून्य काल शुरू करने वाली पहली संसद थी, तो आंसर होगा भारतीय संसद। इसके बारे में डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ क्या होता है। फिर भी अगर यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो देखो शून्य काल में क्या होता है, जो विपक्षी दल के जो सदस्य होते हैं वो यहाँ पे सरकार से प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि प्रश्न पूछने का जो समय होता है वो प्रश्न काल में होता है। शून्य काल में वो राष्ट्र चिंताओं पे चर्चा करते हैं, या जो करंट के इश्यूज चल रहे हैं, सार्वजनिक मामले चल रहे हैं, उन पे यहाँ पे चर्चा की जाती है। कहाँ पे ये परंपरा शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया, याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है, तो आंसर होगा कर्नाटक ने। यहाँ पे डेंगू के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेंगू को अभी महामारी घोषित कर दिया। इतना याद रखना किस राज्य ने, तो कर्नाटक ने। डेंगू डे कब होता है ये जरूर याद रखेंगे आप, 16 मई को होता है। मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है ये। इसे ट्रॉपिकल फ्लू के नाम से भी जाना जाता है डेंगू को। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये कब मनाया गया, तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन इसको बोलते हैं, और पिछले साल से ही इसको मनाना शुरू किया गया है 7 सितंबर को। क्यों मनाते हैं 7 सितंबर को, क्योंकि इंटरपोल की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को, और आप देखोगे 2023 में इसने अपने 100 साल पूरे कर लिए, इसीलिए 2023 को इसे मनाना शुरू किया गया 7 सितंबर को ही। बाकी इंटरपोल के सारे स्टैटिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे कि स्थापना हुई थी इस दिन, और हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, प्रेसिडेंट है अहमद नसर अल रईसी, और मेंबर कंट्रीज 196 है, सबसे नवीनतम पाउलू है, और 2023 में इसकी 91 नंबर की बैठक वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी, और अब 2024 में 92 नंबर की बैठक ग्लासगो यूके में होगी। वैसे 7 सितंबर को एक और दिवस होता है, अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। वैसे ये सितंबर के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है, तो इस बार ये 7 सितंबर को मनाया जा रहा है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी नाम की बुक को किसने लिखा है, तो वैसे तो यहाँ आंसर लगा हुआ है, कुलदीप गुप्ता इसका आंसर हो जाएगा। बुक का नाम याद रखेंगे इस तरह के प्रश्न में, और लेखक का नाम याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं। अपॉइंटमेंट से प्रश्न है, लेकिन इसमें पहले भारतीय बन गए हैं तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, रणधीर सिंह यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। और कितने कार्यकाल के लिए बने रहेंगे यहाँ पे इस पद पर आने वाले पहले भारतीय, हमने देख ही लिया, ये 2024 से लेके 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। और इनका संबंध अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले इनका संबंध किस खेल से है, तो ये अपने टाइम के एक बेहतरीन शूटर रहे हैं, 5 बार के ओलंपिक शूटर रहे हैं, मतलब ओलंपिक में पार्टिसिपेट इन्होंने किया एज अ शूटर नहीं शूटर। पीटी उषा आप जानते ही हो, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं, इनका संबंध भाला फेंक से है। और टीवी सोमनाथन अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हमारे नए राजीव गौबा के स्थान पे, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया है, कहाँ पे, अबू धाबी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। और इस कैंपस का उद्घाटन किया अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद ने।
आपको याद है, या प्रश्न ऐसे अगर पूछा जाए कि कौन से आईआईटी ने या भारत के बाहर अपना कैंपस खोलने वाला पहला आईआईटी कौन सा है, ऐसे प्रश्न आएगा तो याद रखना वो है आईआईटी मद्रास। और कहाँ पे खोला है, तो अफ्रीकी देश है तंजानिया, वहां पे इसने खोला है। और जल्दी अब श्रीलंका में भी खोलने वाला है, ये भी याद रख लें आप। और अभी ये वाला प्रश्न का उत्तर तो हो गया दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस बैंक ने गिग वर्कर्स के लिए गीगा सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक में। तो जो गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स हमने देखा जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जोमेटो वाले भैया है, अगर वो फूड लेकर के आते हैं तो उनका चार्ज या कमीशन जो भी होता है वो बन जाएगा। अमेजोन से हमने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया तो आपके घर पे जो डिलीवरी करने आते हैं, डिलीवरी देने आते हैं, तो जितना वो काम करेंगे उतना उनको पैसा मिल जाएगा। अगर वो छुट्टी कर लेंगे तो उनको पैसा नहीं बनेगा, तो वो गिग वर्कर्स होते हैं। इसमें सभी आ जाएंगे, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर वाले, फ्लिपकार्ट वाले, अमेजोन वाले, ये सब लोग गिग वर्कर्स कहलाते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। तो इनके लिए गीगा सेविंग अकाउंट लॉन्च किया एचडीएफसी बैंक में, कई तरह के बेनिफिट इसमें मिलेंगे। एचडीएफसी बैंक की स्थापना होती है 1994 में, मुंबई में मुख्यालय है और चेयरमैन है अटानु चक्रवर्ती और शशिधर जगदीशन सीईओ है। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया भैया, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 18वें स्थान पे रहा है। तो ये मेडल टैली है, पहले स्थान पे यहाँ पे चाइना रहा है और भारत यहाँ पे 18वें स्थान पे रहा है। चाइना ने टोटल 220 मेडल जीते हैं, जिसमें से 94 गोल्ड है, 76 सिल्वर है और 50 ब्रोंज है। भारत की बात करेंगे टोटल 29 मेडल आए हैं। इनके कंपेयर में कम लग रहा होगा, लेकिन अभी तक का भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। 7 गोल्ड है हमारे पास, 9 सिल्वर है हमारे पास और 19 ब्रॉन्ज है हमारे पास, 29 है। बाकी जो 7 गोल्ड आए थे, एक बार मैं गोल्ड वाले नाम आपको बता देता हूँ। अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित है, नीतीश कुमार बैडमिंटन से, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रोवर हैं, हरविंदर सिंह आर्चरी में, तीरंदाजी में, धर्मवीर क्लब थ्रो में और प्रवीण कुमार हाई जंप में और नवदीप सिंह ये जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर के आए हैं। बाकी फिर भी मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे लगा दी है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कौन से खिलाड़ी, इनका संबंध किस खेल से है और कौन सा मेडल लेकर के आए। ये सारे 29 खिलाड़ियों की मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। बाकी और क्या प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा एडिशन रहा इसका, 17वां एडिशन रहा। भारत के 84 एथलीटों ने हिस्सा लिया, कितने खेलों में, 12 खेलों में। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो सुमित अंतिल थे जो गोल्ड लेकर के आए भाला फेंक में, और भाग्यश्री जादव शॉर्ट पुट से इनका संबंध है, ये कोई मेडल लेकर के नहीं आई है। और शेफ द मिशन कौन रहे थे, सत्यप्रकाश सांगवान रहे थे। अब एक होमवर्क प्रश्न आपके लिए हो जाता है कि यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी में यानी कि समापन समारोह में जो हमारे फ्लैग बियरर थे वो कौन थे। 2 खिलाड़ी फ्लैग बियरर थे, उनके नाम आपको बताने हैं, क्या नाम है उनके। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी लॉरियल पेरिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। तो फ्रांस की कॉस्मेटिक कंपनी है लॉरियल पेरिस और इन्होंने आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 सितंबर को मनाया गया। पहली बार इसे 1967 में मनाया गया था। थीम क्या है, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। और वैसे 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं भी टाइम्स के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। इनके पास 2 मंत्रालय हैं, एक तो रेलवे मंत्रालय भी है और कम्युनिकेशन, इनके पास 2 मंत्रालय हैं, एक तो रेलवे मंत्रालय भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री भी इनके पास है। तो याद रखना भी टाइम्स मैगजीन का जो AI 2024 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट आई है, उसमें एक भारतीय कैबिनेट मंत्री है, कौन, अश्विनी वैष्णव। वैसे इस लिस्ट में भारत से नंदन नीलेकणी जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर है और जो अनिल कपूर है एक्टर, वो भी इसमें शामिल है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस राज्य ने देश का पहला कोविड गंभीरता बायो मार्कर किट लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने देश का पहला बायो मार्कर किट डेवलप किया है जो कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता का इनिशियल स्टेज में ही सटीक अनुमान लगा सकता है। मतलब इस किट की मदद से डॉक्टर ये पता कर सकेंगे कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक है या केवल दवाइयों के माध्यम से काम चल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। साथ ही ये किट ये भी बता सकता है कि मरीज को किस प्रकार की दवाइयों की जरूरत होगी जिससे इलाज और अधिक प्रभावी और सुरक्षित हो सके। तो याद रखना ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ है।
पर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लो। अभी किसने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है? तो यहाँ तो उत्तर हो जाएगा क्या? जेनिक सिनर। और जेनिक सिनर इन्होंने मेन सिंगल का टाइटल यहाँ पे जीत लिया है और ये किस देश के हैं? इटली के हैं। वहीं अगर बात करें महिलाओं का वुमेन सिंगल टाइटल जीता किसने? आरेना सबालेंका ने, वो बेलारूस की। किसने किसको हराया ये भी मैं आपको पूरा लिस्ट में बता देता हूँ। तो मेन सिंगल हमने कहा जेनिक सिनर ने जीत लिया, इटली के हैं, और इन्होंने हराया है टेलर फ्रिट्ज को, ये अमेरिकी हैं। उसी तरह से वुमेन सिंगल आरेना सबालेंका ने जीत लिया है, बेलारूस की है। इन्होंने हराया है जेसिका पेगुला को, ये भी अमेरिकी है। अच्छा, ये बड़ा मस्त बात हो गई हमारे साथ कि देखो साल में, मैं पूरा ही आपको लिस्ट ही बता देता हूँ, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो आप देखोगे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला है और जो यूएस ओपन वाला है, ये किस कोर्ट पे होता है अगर मैं पूछूंगा तो आप कहोगे हार्ड कोर्ट पे होता है। हमेशा मैंने यही बताया, ये भी हार्ड कोर्ट पे होता है। ये क्ले कोर्ट पे होता है और ये ग्रास कोर्ट पे होता है। तो ये दोनों हार्ड पे हो रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे इसमें जो मेन सिंगल और वुमेन सिंगल है, इसमें भी मेन सिंगल और वुमेन सिंगल है, वो दोनों की विजेता सेम है। तो एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में जब भी टेनिस से संबंधित प्रश्न आता है, ये पॉइंट मैंने हमेशा आपको रिवाइज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला तो जनवरी फरवरी से रिवाइज कराता आ रहा हूँ, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। ये याद हो गया तो ऑटोमेटिकली ये याद हो गया। बाकी इन दोनों में भी आप देखोगे तो कार्लोस अल्काराज ये भी कॉमन है, तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस ये ध्यान रख लो। ईगा स्विटेक आपको याद ही है, ये पोलैंड की प्लेयर है, कई खिताब इन्होंने जीते हैं। तो फ्रेंच में वुमेन सिंगल इन्होंने, और विंबलडन ओपन में बारबोरा ने जीता है, चेक रिपब्लिक की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये जरूर देख लेना कि मेंस डबल का टाइटल एक भारतीय ने जीता है, रोहन बोपन्ना ने, उनके साथी के साथ जिनका नाम है मैथ्यू एबडेन, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। अभी इन्होंने, रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया है खेल से, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, हमने एक बार सारी रिवाइज कर ली। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर हम देख रहे हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है कि वित्त सचिव फिनेंस सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा तुहिन कांत पांडे बन गए हैं। कौन बन गए? तुहिन कांत पांडे बन गए हैं। और इन्होंने किन का स्थान लिया है? टीवी सोमनाथन का स्थान लिया है। टीवीएस की गाड़ी आती है ना, ये वो नहीं है, टीवी सोमनाथन इनका नाम है। हमारे नए अब ये क्या बन गए हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं। इन्होंने यहाँ पर राजीव गोबा का स्थान लिया था। देखो ऐसे था, पहले कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गोबा थे और फिनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन थे। तो ये रिटायर्ड हो गए, ये चले गए, तो उनका स्थान इन्होंने ले लिया। तो यहाँ पे फिनेंस सेक्रेटरी का स्थान खाली हो गया, तो उसकी जगह भरने आ गए कौन? तुहिन कांत पांडे। तो नाम ध्यान रखना। बाकी फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी है ही सही। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि नुआखाई महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है, या आप कह सकते हो उड़ीसा राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है। ये लोग इसमें अपने इष्ट देवों को, पूर्वजों को, जो मौसम की आखिरी कटी हुई फसल होती है, इसको वहाँ की भाषा में नबन्ना कहा जाता है, वो अर्पित करते हैं और ये त्योहार मनाते हैं। नुआखाई का मतलब होता है नया खाना। नुआखाई महोत्सव कहाँ से? उड़ीसा से। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा अब्देल मजीद तेब्बो ने। अभी तक अल्जीरिया के राष्ट्रपति यही थे, फिर से यहाँ पे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और ये विजेता रहे अब्देल मजीद तेब्बो ने। अल्जीरिया वैसे आपको मैंने मैप में दिखा दिया था, ये अफ्रीकी देश है अल्जीरिया। क्यों दिखाया था? क्योंकि अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये नवीनतम सदस्य बना है, तो ये इसकी कैपिटल है अल्जायर्स। अल्जीरियन दिनार यहाँ की करेंसी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ध्यान से समझना इसको। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में, कैटेगरी में किसने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार को जीत लिया है? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा सूरत। अब पूरी बात ध्यान से सुने। पहले तो ये याद रखना कि 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस मनाते हैं। भारत में हम इसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में बोलते हैं। 7 सितंबर को मनाते हैं, पहली बार 2020 में मनाया था। इसकी इस बार की थीम है अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें। तो अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने 3 कैटेगरी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए इसी दिन। और कहाँ पे, ये भी मैं आपको बता दूं, राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर में ये अवार्ड दिए गए। 3 कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड दिए हैं। पहली कैटेगरी है 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी। इसमें जो विजेता शहर यानी कि पहले स्थान पे रहा है सूरत, जो कि गुजरात का शहर है। दूसरे पे मध्य प्रदेश का जबलपुर और तीसरे पे उत्तर प्रदेश का आगरा है। वहीं श्रेणी कैटेगरी 2 में बात करेंगे तो 3 से लेकर 10 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों में ये सेकंड कैटेगरी आई। इसमें पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद है, दूसरे पे महाराष्ट्र का अमरावती है और तीसरे पे झांसी है।
तीसरी कैटेगरी है 3 लाख से भी कम जनसंख्या वाले शहरों में जो शहर आते हैं उनमें ये तीसरी कैटेगरी आती है। तो पहले स्थान पर रहा यहाँ पे रायबरेली, दूसरे स्थान पे तेलंगाना का नलगोंडा है, हिमाचल प्रदेश का नालागढ़ तीसरे स्थान पर है। तो पहले पहले वाले याद रख लो, 10 लाख से ज्यादा पे सूरत, 3 से 10 लाख के बीच में फिरोजाबाद और 3 से भी कम आबादी में रायबरेली इसमें टॉप पर है। तो सब मैंने आपको बता दिया कौन से दिवस को क्या मनाया, थीम भी मैंने आपको बता दी इसी दिन। ये अवार्ड दिए हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है ये भी हमने देख लिया, कहाँ पे दिए ये भी देख लिया, तीनों कैटेगरी मैंने आपको बता दिए। ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि पर कहां पर हस्ताक्षर किए गए। तो फ्रांस में किए गए हैं। और किन किन देशों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, तो यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में। कहां पे, फ्रांस में, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में ये संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इस एग्रीमेंट का उद्देश्य यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जो है वो गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, मानव हित में इसका उपयोग होना चाहिए, इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो। बाकी इन्होंने कहा बाकी धीरे धीरे और भी देश चाहें तो इसमें हस्ताक्षर कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और इस साल हमने देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर जो दूसरा सम्मेलन हुआ था 2024 में, वो कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में हुआ था। पहला वाला पिछले साल हुआ था कहाँ पे, यूके के ब्लेचले में। ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है। तो आंसर होगा सीरिया ने जीत लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट की। इस बार इसका चौथा संस्करण था। कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में हुआ था ये। इसका आयोजन किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने। और हमने कहा ये देखो 2024 में चौथा संस्करण हैदराबाद में हुआ। भारत, सीरिया, मॉरिशस ने हिस्सा लिया था, सीरिया ने इसको जीत लिया है, ये ध्यान रखना। और ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट है ना, ये हम नेहरू कप के स्थान पे लेकर के आए थे। पहले नेहरू कप खेला जाता था, फिर इसे बंद करके 2018 में हमने ये प्रतियोगिता शुरू कर दी थी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि नेहरू कप का संबंध किससे है, तो याद रखना फुटबॉल से इसका संबंध है। अब देखते हैं अगला प्रश्न भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि इस साल 2024 में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है। तो ये अमेरिका कर रहा है। पहले ये भारत कर रहा था, याद रखना है ना। अब इन दोनों ने स्वैप कर लिया कि भैया जो बाइडेन साहब है उन्होंने कहा ये मेरा आखिरी कार्यकाल है, अब मैं राष्ट्रपति नहीं रहूंगा, तो मुझे क्वाड समिट को होस्ट कर लेने दो मेरे रहते हुए, मेरे जीते जी मुझे इसे होस्ट कर लेने दो। तो भारत ने कहा कि ठीक है। तो इस बार क्वाड समिट को होस्ट कर रहा है अमेरिका, अगले साल भारत करेगा, ये ध्यान रखना। अमेरिका में भी कहाँ पे, तो विल्मिंगटन ये स्थान है, वहां पे इसका आयोजन होगा। क्वाड में 4 देश आते हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इनके बीच में एक एक्सरसाइज भी होता है। कौन सा एक्सरसाइज होता है, मालाबार एक्सरसाइज होता है, ये भी आप ध्यान रखें। और इस बार ये क्वाड समिट का कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन ये किस देश में किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा चाइना में किया जा रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 की। इस बार इसका यह 8वां संस्करण है। चीन के हुलुनबुई में ये हो रहा है। कौन आयोजन कर रहा है, एशियन हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन कर रहा है। अभी तक कितनी बार हो चुके हैं, 2011 से ये शुरू हुए थे, अभी 2024 में ये हो रहे हैं। देखो चाइना में हो रहा है। और आप देख पाओगे कि सबसे ज्यादा बार सफल टीम अभी तक भारत ही रही है। 1 2 3 4 बार भारत इसे जीत चुका है। अभी देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। अभी हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी केंद्र सरकार ने 2024 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। कब तक, 2034 तक, 2034 तक। और वैसे हमारे स्टील मंत्री कौन है, इस्पात मंत्री कौन है, HD कुमारस्वामी है। वैसे स्टील मंत्रालय में अभी नए सेक्रेटरी, नए सचिव बने थे, उनका नाम भी याद रखना, संदीप पौंड्रिक उनका नाम है। फिर पूछ रहे हैं अभी क्रिकेटर है मोइन अली, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अभी किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। मोइन अली इनका नाम है, इन्होंने संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहे हैं कि दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित होगा। तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। तो इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का। अभी ये 11 सितंबर को हो चुका है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, याद रखना। अगला देखते हैं।
फिर अगला प्रश्न, ये केंद्र सरकार की योजना है, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। न्यूज में है क्योंकि इसने अभी 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो ये कब शुरू की गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा, योजना दे देंगे और बोलेंगे इसको कब शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सितंबर 2019 को इसे शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। और पूछे कहां से शुरू किया था, तो झारखंड की कैपिटल रांची से इसको शुरू किया गया था। और क्या है इस योजना में, अगर शॉर्ट में सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को उनके बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया था। तो होगा क्या इस योजना में, जब वो किसान है, जब वो 60 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेगा, जब उसकी 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, तो फिर उसे न्यूनतम कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन हर महीने मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आप मिनिमम 55 रुपए, मैक्सिमम 200 रुपए हर महीने पे करेंगे, और जितना आप पे करेंगे सरकार भी उतना ही उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, और 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए किसान या जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। इसमें वो किसान पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि हो। तो सिंपल सा याद रखेंगे, योजना कौन सी है, कब शुरू हुई थी, किसने लॉन्च किया था, कहां से लॉन्च किया था। बाकी ये मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, माफ कर लो इंपॉर्टेंट, कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो ये नेपाल बन गया है। देखो, इससे पहले 100वें नंबर का कौन सा बना था? वो पराग्वे बना था, वो भी आप याद रखना। और 99 नंबर का अगर आपसे पूछेंगे तो वो स्पेन बना था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में COP21 के दौरान हुई थी, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। किसने किया था इसका स्थापना? भारत और फ्रांस ने मिलकर के किया था। मुख्यालय आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर अजय माथुर है। अभी आपको याद होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ही पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया था। कहां पे? नई दिल्ली में। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन ये कहां पे किया? तो आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। और इसकी थीम क्या रखी? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अच्छा, यूं बताओ कौन सा देश सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो याद रखना आंसर हो जाएगा ताइवान। और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो बेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है? सिलिकॉन या जर्मेनियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा फैसिलिटी का उद्घाटन अभी कहां पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहां पे? उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहीं पे उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 10 सितंबर को मनाया जाता है। और थीम क्या है? आत्महत्या पर कथा बदलाव, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। और याद रखना ये थीम 2024 से लेकर 2026 तक रहेगी। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी कैंसर की दवाओं पर जीएसटी रेट को 12% से घटा करके कितना कर दिया गया है? तो आंसर होगा 5% कर दिया गया है। हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, अभी इन्हीं की अध्यक्षता में 54वीं 54th नंबर की जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और यहीं पर कैंसर की दवाओं पर जीएसटी रेट्स को जो 12% थे अभी तक उसे घटा के 5% कर दिया। और इसी तरह से सॉल्टी और सम टेस्टी फूड आइटम्स होते हैं, उनपे भी जीएसटी रेट्स को 18% जो अभी तक लगते थे उसको घटा करके 12% कर दिया। और हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा पर आप जाते हो तो उस पर जीएसटी लगता था, उसे भी 18% से घटा के 5% कर दिया। इनमें तो कम किया गया, लेकिन एक चीज में बढ़ा दिए गए, जो कार होती हैं तो उनकी जो सीट्स होती हैं उन पे जीएसटी टैक्स को बढ़ा दिया गया, 28% कर दिया है बढ़ा करके। तो ये याद रखेंगे, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो याद रखना ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन पर ये दूसरा सम्मेलन हो रहा है, दूसरा संस्करण हो रहा है, तो भारत इसका आयोजन कर रहा है। भारत में भी कहाँ पे? नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। इसका जो पहला सम्मेलन है ना वो 2018 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था वो? बीजिंग
चाइना में हुआ था और दूसरा वाला भारत नई दिल्ली में हो रहा है, तो ये ध्यान रखना। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, दूसरा मतलब दूसरे संस्करण था। उद्घाटन इसका पीएम मोदी ने किया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और क्या याद रख सकते हो कि गुजरात सरकार इस सम्मेलन का राज्य भागीदार है, यानी कि स्टेट पार्टनर है। और हाँ, ये जरूर याद रख लो, ये प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये कब शुरू हुआ था? 4 जनवरी 2023 को भारत सरकार ने इसको शुरू किया था, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। और इसमें लक्ष्य रखा गया 2030 तक देश में 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को हमें डेवलप करना है। और इस मिशन में 2023-24 से लेकर 2029-30 तक कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 19,744 19,744 करोड़ रुपीस। तो ये 3 पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओशन 2024 नौसैनिक अभ्यास ये किसने शुरू किया अभी? तो आंसर होगा रशिया ने शुरू किया। आप कह सकते हो ये अब तक का रशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, जिसका नाम है ओशन 2024। अब इसका आयोजन आप पूछोगे, आयोजन कहाँ पे होगा? आयोजन इसका कई जगह पे हो रहा है। एक्चुअली में रशिया के सभी 5 बेड़े इसमें शामिल होंगे, मतलब जहां जहां पर भी रशिया की नेवी स्थित है, और ऐसे 5 स्थान है, तो यहीं पे ये अभ्यास करेंगे, अपनी जगह पर ही ये अभ्यास करेंगे। ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर। और एक और देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, चीन, तो ध्यान रखना। वैसे भारत और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज होता है, उसका नाम इंदिरा है। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। मतलब ट्राई सर्विस मतलब होता है जिसमें दोनों देशों की तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना हिस्सा लेती है। अब आप लोग बताएंगे भारत एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज अमेरिका के साथ भी करता है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस साल भी हमने किया है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। अभी बताओ आप लोग क्या उत्तर होगा उसका। हम अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी मिलिट्री एक्सरसाइज से है और इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क कर लो इसे भैया, कि अभी सितंबर में भारत और किस देश के बीच में अल नजा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा ओमान। देखो यहाँ पे ओमान के साथ 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। एक तो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, इस बार इसका 7वां संस्करण है। ये एक वायु सैन्य अभ्यास है। यह भी 11 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक आयोजन हुआ। कहाँ पे? ओमान में ही। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू जो विमान है मिग-29, जगुआर और C-17 ग्लोबमास्टर 3 ने, जो कि एक परिवहन विमान है, उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो ये तो हम बात कर लिया ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज। एक अल नजा एक्सरसाइज है, थल सेना अभ्यास है, 5वां संस्करण अभी हुआ इसका 13 से लेकर 26 सितंबर तक। कहाँ पे? ओमान में ही। और एक नेवल एक्सरसाइज भी है। एयर एक्सरसाइज हो गया, थल अभ्यास हो गया, और एक नेवल एक्सरसाइज भी है, उसका नाम नसीम अल बहर है। ये तीनों के तीनों भारत और ओमान के बीच में ही हो रहे हैं। ये होगा, ये इस साल के एंड नवंबर में होगा, 13वां संस्करण है, ओमान में ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में है। एक तो एयर एक्सरसाइज है, एक आर्मी एक्सरसाइज है और एक नेवल एक्सरसाइज है। तीनों के नाम ध्यान रखना, तीनों इस बार ओमान में ही हो रहे हैं। ओमान की कैपिटल मस्कट होती है, करेंसी है ओमानी रियाल। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसे हिंदी इंग्लिश में बोलोगे आप पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, और इसी में शामिल होने वाला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय बैंक बन गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना, या यूं कह दूं क्लाइमेट चेंज का मैनेजमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2015 में इसका निर्माण हुआ था, अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल हो गया। यूबीआई की स्टैटिक देख लेते हैं क्योंकि ये बैंक न्यूज में आ गया। स्थापना होती है 1919, मुंबई में मुख्यालय है, और एमडी/सीईओ एम मनी मेखलाई है। गुड पीपल टू बैंक विद इसकी टैगलाइन होती है, फाउंडर है सेठ सीताराम पोद्दार। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी 2024 के लिए बेस्ट कंट्री किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और ये किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, किसने चुना है? तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने ये लिस्ट जारी की है, बेस्ट कंट्री ऑफ 2024। इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर है। आप कह सकते हो स्विट्जरलैंड लगातार तीसरे साल इस लिस्ट में टॉप पर है। पहले पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे अमेरिका है। आप पूछोगे भारत इस लिस्ट में कौन से स्थान पर है? भारत 33वें स्थान पर है। पहले भारत 30वें स्थान पे था, अभी 3 स्थान और नीचे आ गया।
स्विट्जरलैंड की बात कर लें एक बार, मैं आपको ले चलता हूँ मैप में। स्विट्जरलैंड ये रहा, कैपिटल इसकी बर्न होती है, करेंसी है स्विस फ्रैंक, और प्रेसिडेंट है वोला एमहार्ट। देखो स्विट्जरलैंड में 2-3 स्टैटिक पॉइंट में आपको और बता दूं, हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे कि यहाँ पे जेनेवा है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड आपने सुना होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी यहीं पर मिलेगा आपको, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हमने कई बार पढ़ा है, अभी ओलंपिक चल रहे हैं, कई बार आपने पढ़ा। लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड, यहीं पे इसका मुख्यालय है। अब आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ, IUCN, ये भी आपने कई बार पढ़ा है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय भी यहीं पर होगा, तो बताओ कहाँ पर है वो? अगला देखते हैं हम। फिर अगला प्रश्न है, अभी किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार को जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांति राम ने जीत लिया है, ये महिला है। वहां पे एक यूनिवर्सिटी है, नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, और वहीं पे ये भारतीय मूल की एक लेक्चरर है, और इन्होंने अपनी लघु कहानी जिसका नाम है 9 यार्ड साड़ियां, उसके लिए अंग्रेजी तथा साहित्य के लिए ही सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। तो पुरस्कार का नाम याद रखेंगे और किसने जीता ये याद रखेंगे, और उनका जो नॉवल है या किताब है उसका नाम याद रखना, 9 यार्ड साड़ियां है। ये एक भारतीय मूल की है, तो हमारे लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी देखो, यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है, पहले तो प्रश्न देखो। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा इसका तो 70 वर्ष। अब प्रश्न इस योजना से बन जाएगा, आयुष्मान भारत योजना, इसको उठा लो। तो ये आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। तो ये पूछ सकता है ये कब शुरू हुई थी, तो याद रखना ये 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। पूछ सकता है कहाँ से शुरू हुई थी, तो रांची झारखंड से ये शुरू हुई थी। कितने का बीमा दिया जाता है? 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष इसमें स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना, और ये अभी करंट अफेयर्स में तो हमने देख ही लिया है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन को किसने लॉन्च किया? तो सबको पता है स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। कौन सा मिशन है ये याद रखना, पोलरिस डॉन मिशन है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। क्या है इसमें? यहाँ पे पर्यटकों को ले जाया गया अंतरिक्ष में और उनसे कहा कि स्पेस वॉक करो, अंतरिक्ष में चहलकदमी करो। अभी 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें गए हैं। किस रॉकेट से? जो स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट है उसमें इसको लॉन्च किया गया, और इस मिशन को नेतृत्व कर रहे हैं कौन? इसाक मैन। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसका नाम है सोनोबॉय, इसको बेचने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो सोनोबॉय क्या है? ये एक हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, तो भारत ये अमेरिका से खरीदेगा। ये भी पूछ सकते हैं भारत किस देश से खरीद रहा है, तो अमेरिका से खरीद रहा है, और इसी के लिए भारत और अमेरिका के बीच में भी एग्रीमेंट हुआ है। कितने खरीद रहा है इस तरह के सोनोबॉय? तो 500 सोनोबॉय हम खरीद रहे हैं। कितने में? 52.8 मिलियन डॉलर में ये सौदा तय हुआ। रुपयों में बात करोगे तो 436 करोड़ रुपीस में। और इन सोनोबॉय का इस्तेमाल सिकोरस्की MH-60R हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा। तो सोनोबॉय याद रखना ये क्या है? एक हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। अगला देखते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस, या यूं कहूं कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना 12 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? अ बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की घोषणा की है? तो ये डेटा जरूर याद रखना, 10,900 करोड़ रुपए। और ये प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के बारे में एक लाइन आप याद रख लो, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है, और इसके लिए सरकार कितना रुपया खर्च करेगी? 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और कितने सालों में खर्च करने हैं? 2 सालों में खर्च करने हैं। जो इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती है उसमें सब्सिडी वगैरह ये दी जाएगी, चार्जिंग जो पॉइंट्स होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो हर तरह से अगर बात करें तो एक लाइन में निकल के आता है इसका कंक्लूजन, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, यही इस योजना का उद्देश्य है। कितना रुपया? 10,900 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। और आपको पता है ये जो पार्टी है, चलो पहले इनकी बात कर लेते हैं, सीताराम येचुरी की।
ये इस पार्टी के महासचिव थे, जिनका भी 72 ईयर की उम्र में निधन हो गया। ये तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और इस पार्टी की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण हुआ था 1964 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर के ये बनी थी। और इस समय किस राज्य में इस पार्टी की सरकार है, अगर ये पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा केरला। और ये 6 मैंने यहाँ पे नेशनल पार्टीज लिख दी है। वर्तमान में 6 नेशनल पार्टीज हैं। सबसे नवीनतम ये आम आदमी पार्टी है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो याद रखना नासिक में। ये घोषणा की अभी महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने। और यहाँ पे 80% जो सीटें हैं वो आदिवासी छात्रों के लिए आरक्षित होगी, रिजर्व होगी। आपको बता दूं कि भारत में आदिवासी छात्रों के लिए अभी 2 ही केंद्रीय सरकारी आदिवासी विश्वविद्यालय हैं। एक तो मध्य प्रदेश में है ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में है। और अब ये तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र के नासिक में। तो ये ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी किस पैरालंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग और के लिए राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकॉन घोषित किया? पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। और उत्तर तो साफ है इसका, राकेश कुमार और शीतल देवी। इन दोनों का संबंध पूछ सकते हैं किस खेल से है, तो ये एक पैरा तीरंदाज है। अभी पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने टीम इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता था, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। और अच्छा, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जम्मू कश्मीर से। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी कैबिनेट ने देश को मौसम के पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाने के लिए अभी एक मिशन को मंजूरी दी है। कौन सा मिशन है? मिशन मौसम है। और इसके लिए 2 सालों में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस मिशन के लिए। मिशन का उद्देश्य हमने बता दिया, मौसम का पूर्वानुमान लगाना और बिल्कुल सटीक पूर्वानुमान लगाना। अगर बोल दिया भैया बारिश आएगी तो आएगी, ठीक है, तो याद रखना ये मिशन मौसम है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। नाम बदल दिया गया किसका? पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है, नाम बदल दिया गया। नाम बदल के श्री विजयपुरम इसका नाम रख दिया गया है। तो बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है। पिछले साल आपको याद होगा 2023 में 23 जनवरी 2023 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तो अंडमान निकोबार आइलैंड के 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखे गए थे। उससे पहले 2018 में यहाँ पे 3 द्वीप हैं, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, रॉस द्वीप, उनके नाम बदले गए थे। और हैवलॉक द्वीप को तो स्वराज द्वीप कहा गया, नील द्वीप को शहीद द्वीप, रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा गया था। तो अभी तो आप याद रखेंगे, श्री विजयपुरम इसका नाम बदल दिया गया पोर्ट ब्लेयर का। और पोर्ट ब्लेयर से आपको याद होगा वीर सावरकर हवाई अड्डा यहीं पर है। बाकी अगर आपसे पूछते हैं ना कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप ज्वालामुखी उसे बोलते हैं। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है, वो भी आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। ये भी आप ध्यान रखें। अगला देखते हैं। और हाँ, जल्दी सेशन एंड होने वाला है। पूरे वीडियो में मैंने आपको कहीं पर भी बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन एक बार रिक्वेस्ट मैं आपसे कर देता हूँ, अगर आप लोग भूल गए हो और अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सिर्फ एक स्क्रीन को टच करना होता है, यहाँ पे स्क्रीन है, लाइक का बटन होगा, टच कर दीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप सपोर्ट करेंगे इन लेक्चर्स को, मेरी मेहनत को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इन वीडियोस को भी आपका सपोर्ट मिल सके और मुझे भी अच्छा लगे इस तरह के वीडियोस बना करके। बाकी चलो, प्रश्न क्या कह रहा है। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, अभी इन्होंने डिफेंस एक्सपो को कहाँ पे शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के जोधपुर में। अभी आपको याद होगा राजस्थान के जोधपुर में ही तरंग शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था। तरंग शक्ति तरंग एक तो तमिलनाडु में और एक राजस्थान में हुआ। जब राजस्थान में इसका आयोजन हो रहा था तो उसी मौके पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे वहां पे, और उसी मौके पर उन्होंने जोधपुर में ये डिफेंस एविएशन एक्सपो का आयोजन किया। क्या है? ये एक तरह की प्रदर्शनी है, स्वदेशी हथियारों और नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। तो ये इतना सा ध्यान रखें। बाकी ये थी आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। यहाँ पे हमने 8 से लेके 14 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लिए हैं। इससे पहले वाला वीक आ चुका है जिसमें 1 से लेके 7 सितंबर के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जाने से पहले राधे राधे आप सभी।